जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी दोस्त बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्रार्थना क्लासेस जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार जानदार बेहतरीन क्लास, जो कि रहने वाली है आपकी सॉफ्टवेयर का पार्ट 4 और सॉफ्टवेयर का लास्ट पार्ट। ठीक है, तो बिल्कुल जल्दी से जुड़ जाएंगे। प्रणव कुमार हैं, कमेंट पढ़े। राम किसान गुज्जर हैं, नंदिता तिवारी जी हैं, धीरज हैं, आदित्य, अंकुश, अंकित, आदर्श, भूपेंद्र, हेमंत, देवी शंकर, मोहित, अजीत, नितेश, मोनिका, सनी, अमन, शांत, पंकज, सुमन, पुनीत, प्रणव, किशन। वेरी गुड। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को, सॉफ्टवेयर का पार्ट 4। इससे पहले हमने जितनी बातें की हैं वो सभी आपको मैं ऐसी उम्मीद करके चलता हूं कि समझ में आ गई होंगी। और आज की क्लास में भी ज़्यादा जो फोकस है वो समझने पर करना है, ना कि रटने पर। समझने पर ऐसे कि अगर मैं कोई एक हेडिंग बता रहा हूं आपको और उसका अर्थ इतना बड़ा समझा रहा हूं, लिखा हुआ है, लेकिन वो समझने के लिए एक लाइन में काफ़ी है ना। तो आपको वो एक लाइन ही याद रखनी है। बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी कि सर इतना बड़ा कैसे याद करेंगे, नहीं, आराम आराम से समझेंगे। ठीक है, चलिए। तो हम यहाँ पर सॉफ्टवेयर के जो दो पार्ट थे वो पढ़ चुके हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और आज जो हमारी चर्चा रहेगी वो रहेगी तीसरे पार्ट की तरफ, जिसका नाम है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जिसे मैंने थोड़ा सा कल की क्लास में बता भी दिया था। तो देखते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के अच्छे और सुचारू रूप से कार्य करने के लिए बनाया गया है। सिंपल बात है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि हमारा जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए बनाया गया है। इसे सर्विस प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है, ये बात भी मैंने आपको बता दी थी, क्योंकि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर की सर्विस करते हैं एक तरह से। अगर कोई वायरस आ गया तो उसे क्या है, अगर कोई वायरस आ गया तो उसे दूर करने का काम करेंगे। कोई मान लीजिए मेमोरी फुल हो रही है तो उसके लिए काम करेंगे। तो ये हमारे कंप्यूटर की सर्विस करने का काम करते हैं, तो इसलिए इन्हें हम सर्विस प्रोग्राम भी कह देते हैं, जो कंप्यूटर के बैकग्राउंड में रन होकर कंप्यूटर को अच्छे से कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के समान यूजर्स के लिए विशेष कार्य नहीं करते, लेकिन यह कंप्यूटर के संपूर्ण परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए सपोर्ट करते हैं। समझिएगा बात को आप मेरी, कि हमने इतनी पूरी बात में क्या क्या समझा। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को अच्छे से कार्य करने के लिए सपोर्ट करता है। इसे सर्विस प्रोग्राम भी कहा जाता है। ये कंप्यूटर के पीछे से रन करके कंप्यूटर को अच्छे से कार्य करने के लिए क्या है, सहायता करते हैं। साथ ही ये एप्लीकेशन की तरह कोई मुख्य काम नहीं करते कि आप इसे टाइपिंग कर लो, नहीं, वो इस प्रकार का काम ना करके ये कंप्यूटर को अच्छे से परफॉर्मेंस करने के लिए बढ़ावा देने के लिए सपोर्ट करते हैं। बस इतनी सी बात। ठीक है, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम विच इज डिजाइंड फॉर द गुड एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर। इट इज ऑल्सो नोन एज सर्विस प्रोग्राम, है ना, which runs in the background of the computer and plays an important role in making the computer function properly. It does not perform special function for the user like application software, but is support to increase the overall performance of the computer. तो मुझे उम्मीद है कि आप इसका अर्थ समझ चुके, है ना। मुझे उम्मीद है कि आप इसका अर्थ ओवरऑल जो भी है उतनी बात समझ चुके होंगे कि ये क्या कह रहा है। ठीक है जी। अब बात और अगर मैं इसे तोड़ करके और आसानी से बताऊं, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसे कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर को एनालाइजेशन, कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्टिमाइजेशन तथा मेंटेनेंस करने में मदद करते हैं, है ना, मदद करते हैं। अगर आपसे पूछे कि कंप्यूटर को एनालाइजेशन, कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्टिमाइजेशन और मेंटेनेंस करने में कौन सा सॉफ्टवेयर मदद करता है, हमारा कौन सा सॉफ्टवेयर मदद करता है, तो आप कहेंगे कि भैया वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्राम दैट हेल्प इन एनालिसिस, कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्टिमाइजेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द कंप्यूटर। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर अधिकतर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आते हैं और कुछ अलग से भी इंस्टॉल होते हैं। यानी कि ये जितने भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ना, ये ज़्यादातर जब आप कंप्यूटर खरीदते हो,
जब आप कंप्यूटर खरीदते हो तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें डला हुआ आता है उसके साथ में आते हैं आपके ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और कुछ को हम अपनी सुविधा के अनुसार बाद में अलग से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक भी। तो दिस सिस्टम सॉफ्टवेयर मोस्टली कम विद द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सम आर ऑल्सो इंस्टॉल्ड सेपरेटली, है ना, कुछ को हम अलग से भी इंस्टॉल यहां पर कर सकते हैं। इसके बाद ये कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर थ्रेड्स यानी कि वायरस, स्पाईवेयर, मालवेयर आदि से बचाते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यह आपके कंप्यूटर सिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए आपको पासवर्ड सुरक्षा, है ना, आपको पासवर्ड सुरक्षा मुहैया कराते हैं ताकि किसी भी अनजान व्यक्ति से आपका कंप्यूटर सुरक्षित बना रहे। ठीक है, ये कंप्यूटर मेमोरी को मैनेज करने के साथ साथ उसकी परफॉर्मेंस क्षमता को भी बढ़ाते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो along with managing the computer memory it is also increase the performance and capability। तो यहां तक की बातें आपको समझ में आई? हमने आपको क्या क्या बताया मैं रिपीट कर दूं। ये हमारे कंप्यूटर को तेज करने में काम करते हैं, ये सर्विस, इन्हें हम सर्विस प्रोग्राम भी कहते हैं। ये सपोर्ट करते हैं कंप्यूटर आराम से काम कर सके। कंप्यूटर का एनालाइजेशन, कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्टिमाइजेशन, मेंटेनेंस के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है, और ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में ही आते हैं, कुछ को आप अलग से भी इंस्टॉल्ड कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने जाना कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वायरस से हमें बचाते हैं, ये हमें पासवर्ड की सुरक्षा देते हैं, पासवर्ड की फैसिलिटी देते हैं, जिससे कि हमारे कंप्यूटर की जो सुरक्षा है, जो सिक्योरिटी है वो बनी रहे, कोई भी आकर के उसमें काम ना करने लग जाए। और ये कंप्यूटर की मेमोरी को मैनेज करने के साथ साथ उसकी परफॉर्मेंस क्षमता को भी बढ़ाते हैं। जैसे आपके फ़ोन में अगर फुल स्टोरेज हो जाता है तो ये आपसे बार बार आपको अलर्ट देता है कि अपने फ़ोन में से डेटा डिलीट करो, ये पूरा बढ़ चुका है, इस तरह से। ठीक है, चलिए। अब यदि हम बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के प्रकार कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर देखते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहला है हमारा फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम। कौन सा है? सबसे पहला है हमारा फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम। अब देखो, मैं समझाऊंगा इतना, लिखाऊंगा इतना, लेकिन समझने के लिए इसका शब्द ही का आखिर में क्या है, काफी है। फाइल मैनेजमेंट यानी कि फाइल को मैनेज करने वाला प्रोग्राम। काम खत्म, पैसा हजम। फाइल को मैनेज करने वाला प्रोग्राम फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम। ठीक है, फाइल को मैनेज करने वाला प्रोग्राम फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम है। तो देखेंगे फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम कंप्यूटर की सारी फाइल तथा फोल्डर को एक सही तरीके से अरेंज व मैनेज करने की सुविधा हमें प्रदान करता है, जैसे कि ग्रुपिंग करना किसी फाइल की, सॉर्ट करना किसी फाइल को, किसी फाइल के या फोल्डर के साइज को छोटा बड़ा करना, किसी फोल्डर को डिलीट कर देना, किसी फाइल या फोल्डर को आपका क्या है आपस में सर्व करना। ये हमारा क्या होता है, ये फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंदर आता है। क्या इसे समझ पाने में, क्या इसे याद करने में कोई समस्या आएगी? फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम जो हमारी फाइलों को अरेंज और मैनेज करने का काम कर रहा है वो फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम है। और ये किसके अंतर्गत आएगा? ये हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आएगा, क्योंकि हमारे कंप्यूटर को मैनेज करने का, कंट्रोल करने का ही तो काम है इसका। अब फाइल मैनेजिंग के अंदर क्या आता है? ग्रुपिंग। आपने कुछ फाइल फोल्डर का ग्रुप बना दिया, आपने सॉर्ट कर दिया कि मान लो जो सबसे लेटेस्ट फाइल है वो सबसे ऊपर आए, और जो सबसे आपकी छोटी जो सबसे पुरानी फाइल है सबसे नीचे रहे, सबसे ज़्यादा एमबी वाली फाइल ऊपर रहे, सबसे ज़्यादा एमबी वाली फाइल नीचे रहे। नाम के आधार पर, आकार के आधार पर, या आपके डेट के आधार पर किस हिसाब से आपको कोई फाइल सॉर्ट करनी है वो भी इसी के अंदर आएगा। आपका किसी फोल्डर को डिलीट करना है, उसे वापस रीस्टोर करना है, तो ये सभी फाइल से संबंधित काम फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। और ये एक प्रकार का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रकार है। ये एक प्रकार का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रकार है। कोई दिक्कत है यहां तक बताएंगे एक बार? ठीक है, विंडोज कंप्यूटर में पाए जाने वाले कौन से हैं? विंडोज कंप्यूटर में पाया जाने वाला फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम कौन सा है? तो आप देखेंगे विंडोज एक्सप्लोरर एक पॉपुलर फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम है। विंडोज एक्सप्लोरर, ये कौन सा है जी? विंडोज एक्सप्लोरर। तो आप देखेंगे
जो यहाँ पर दिस पीसी लिखा रहता है, दिस पीसी, है ना, यहाँ पर जो ये दिस पीसी लिखा रहता है और ये जो आपको दिखाई दे रहा है पूरा, ये क्या है हमारा, यही हमारा यहाँ पर विंडोज एक्सप्लोरर है। इसके अंदर क्या काम होता है, इसके अंदर आपका फाइल मैनेज करने का ही काम होता है। क्या होता है, इसके अंदर आपका फाइल को मैनेज करने का काम होता है। लोकल डिस्क डी में कौन सा फोल्डर कहाँ रखना है, कैसे रखना है, वो पूरा काम इसके अंदर है आपका। ठीक है, तो ये हमारा जो है जिसे हम दिस पीसी भी कहते हैं, ये क्या है, जिसे हम दिस पीसी भी कहते हैं, ये एक फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम है। कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। बताएंगे एक बार? चलिए, चलिए, ठीक है, आगे बढ़ जाएं। एक हो गया हमारा फाइल मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसके बाद हम देखते हैं फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम कौन सा है। फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम आपका कौन सा होता है? चलो, तो कंप्रेशन टूल्स ऐसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जिसका कार्य डेटा स्टोरेज के स्पेस को बचाने के लिए, फाइल्स या डेटा के आकार को कम करने के लिए, ताकि उसे नेटवर्क पर तेजी से प्रभावशाली तरीके से भेजा सके, वह फाइल्स को डेटा के आकार को कम करने के लिए विशेष तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। क्या मतलब है जी? तो फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम होता है, मान लो कि जैसे जब हम आपको ये बोर्ड पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाते हैं, तो ये बोर्ड पीडीएफ जो है आपकी, ये 500 MB की होती है, 500 MB की। लेकिन जब ये आपके फोन में पहुंचती है, जब इसे हम एप्लीकेशन पर अपलोड कराते हैं, तो ये 2 MB की हो जाती है। कैसे भैया? इसके लिए ही हम फाइल कंप्रेशन, कंप्रेशन का मतलब होता है सिकोड़ना। इतना बड़ा कोई कागज है आपका पूरा, और उसे आप ऐसे करके सिकोड़ करके छोटा सा कर दो, वो है आपका कंप्रेशन, है ना। तो आप देखेंगे कि फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम वो है जो कंप्यूटर में, जिसका कार्य डेटा स्टोरेज को बचाने के लिए। एक बात सोचना, बोर्ड पीडीएफ ये भी है 500 MB की, और इसी को अगर मैं छोटा कर दूं 2 MB का, तो मेरा डेटा बचेगा कि नहीं बचेगा? तो वही है आपका कि डेटा स्टोरेज के स्पेस को बचाने के लिए फाइल या डेटा के आकार को कम करना, ताकि नेटवर्क पर मेल के जरिए भेज रहे हो 500 MB की फाइल नहीं जाएगी, लेकिन कंप्रेस करके 2 MB की चली जाएगी। व्हाट्सएप पर भेज रहे हो तो उससे छोटी फाइल जल्दी चली जाती है नेटवर्क पर, है ना। तो उसके लिए हम यहाँ पर फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम का प्रयोग करते हैं। फाइल कंप्रेशन क्या है समझ में आ गया होगा। फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम कंप्यूटर के किसी भी टाइप के फाइल, है ना, कोई किसी भी प्रकार की टाइप फाइल हो वो आपकी, चाहे वो कोई डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो कोई पीडीएफ हो, चाहे वो कोई ऑडियो हो, चाहे वो कोई वीडियो हो, इत्यादि को कंप्रेस कर सुरक्षित रखने की एक सुविधा हमें प्रदान कराता है। फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम प्रोवाइड द फैसिलिटी टू कीप एनी टाइप ऑफ कंप्यूटर फाइल लाइक डॉक्यूमेंट, ऑडियो, वीडियो, etc बाय कंप्रेसिंग इट एंड कीपिंग इट सेफ। किसी भी फाइल को कंप्रेस कर देने से वह फाइल प्रोटेक्ट हो जाती है तथा उसकी वास्तविक साइज भी कम हो जाती है, जिससे वह डिस्क स्पेस कम यूज करती है। बिल्कुल, बाय कंप्रेसिंग एनी फाइल दैट फाइल गेट्स प्रोटेक्टेड एंड इट्स एक्चुअल साइज ऑल्सो रिड्यूसेस, ड्यू टू विच इट यूज लेस डिस्क स्पेस। प्रोटेक्टेड फाइल पर वायरस इत्यादि का कोई खतरा नहीं रहता है। उदाहरण विनजिप हो गई, विनरार हो गई, 7-zip हो गई, ALP जिप हो गई, स्टफनेट हो गई, ये सभी के सभी हमारे, है ना, ये सभी के सभी हमारे यहाँ पर फाइल कंप्रेशन टूल्स के उदाहरण हैं। ठीक है जी। इसके बाद अगला नाम हमारा आता है तीसरा यूटिलिटी टूल्स या तीसरा यूटिलिटी प्रोग्राम, जिसका नाम है बैकअप एंड रिकवरी। बैकअप एंड रिकवरी, अब इनके नामों से ही अर्थ समझ में आ रहा है। बैकअप यानी कि जो डेटा आपका डिलीट हो, जो डेटा है उसे बैकअप रखना, और अगर डिलीट हो जाए तो उसकी रिकवरी कैसे की जाए, उसके लिए जो टूल होते हैं वो बैकअप एंड रिकवरी टूल हैं।
तो बैकअप एंड रिकवरी टूल के माध्यम से हमारे कंप्यूटर के सभी डेटा का बैकअप ले लिया जाता है तथा उस डेटा को दूसरी जगह पर स्टोर कर लिया जाता है। ये तो हो गया बैकअप। तथा भविष्य में आपके डेटा के साथ कोई भी प्रॉब्लम यदि होती है तो उसे रिकवर कर लिया जाता है। यही है आपका बैकअप एंड रिकवरी टूल। आसान है। थ्रू बैकअप एंड रिकवरी टूल all the data of computer is backed up and that data is stored at another place, and if there is any problem with your data in future then it can be recovered is taken। तो मैं यहां पर लिखूंगा एंड, है ना, बैकअप एंड रिकवरी टूल। आजकल ज्यादातर क्लाउड स्टोरेज का प्रयोग किया जा रहा है। क्लाउड स्टोरेज यानी कि ऑनलाइन जो हम सेव कर देते हैं जैसे गूगल ड्राइव वगैरह पे अपने डेटा को, तो आजकल बैकअप के लिए क्लाउड स्टोरेज का प्रयोग ज्यादा किया जा रहा है जो इंटरनेट पर डेटा का बैकअप रखने के लिए सुविधा देता है। एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड स्टोरेज तो गूगल ड्राइव हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव हो गया, ये क्लाउड स्टोरेज के उदाहरण आपके हैं, है ना। ये हमारे क्लाउड स्टोरेज के उदाहरण है, इस यहां पर हम कर सकते हैं। तो यहां तक कोई समस्या बता दो, एक बार मुझे सभी दोस्त कंफर्म कर देंगे यहां तक की बातें क्लियर है या नहीं है। ठीक है, प्लीज एक बार सभी दोस्त मुझे कंफर्म करेंगे यहां तक की बातें क्लियर हैं। आपको मुख्यतः उनकी हेडिंग पर ध्यान देना। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, फाइल को मैनेज करने वाला सिस्टम। ठीक है, आपका फाइल कंप्रेशन, फाइल को कंप्रेस करने वाला यानी कि सिकोड़ने वाला यानी कि साइज कम करने वाला। ठीक है, बैकअप तो उस डेटा का बैकअप लेने के लिए। ओके, इसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे, इस प्रकार से चीजें आगे आपके चलती जाएंगी। ठीक है, चलिए वेरी गुड। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो भैया फिर मुश्किल है शायद ही समझ में आ पाए, क्योंकि इससे ज्यादा स्लो क्या ही आप पढ़ेंगे। आप खुद से समझ करके देखिए, आप समझना नहीं चाहते। देखो, एक होता है कि किसी इंसान को जन्म से अगर वो अंधा है और उसे दिखाई नहीं दे रहा, तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि उसे भी दिखाया जा सकता है, आंखें चेंज करा के आंखें दान की जाती हैं। जो जन्म जन्म से अंधा है उसे भी आंखें बदलवा कर दिखाया जा सकता है। लेकिन जिसकी आंखें बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, खूब उसे अच्छा दिखाई देता है, लेकिन वो ये ऐसा दिखावा कर रहा है, वो देखना ही नहीं चाहता, तो उसे कोई नहीं दिखा सकता। उसे साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाएं, वो भी नहीं दिखा पाएंगे। समझिएगा आप, जिसकी आंखें ठीक हैं वो फिर भी नहीं देखना चाह रहा, तो उसे तो फिर भगवान भी नहीं दिखा सकता, फिर डॉक्टर भी क्या काम करेगा आपका, है ना। तो इसलिए आप समझने की यदि कोशिश नहीं करेंगे, यदि आप समझना ही नहीं चाहेंगे, तो आप कभी भी नहीं समझ पाएंगे। और जिसे समझने की चाह होती है वो क्लास को दोबारा भी देखता है, दोबारा भी देखता है, रिवाइज भी करता है। और ये इतनी कठिन चीजें नहीं हैं, ये कोई मैं आपको रॉकेट साइंस हवाई जहाज उड़ाना चलाना नहीं सिखा रहा हूं कि आपको समझ में ना आए, है ना। तो भैया कोशिश किया करो, प्रयास किया करो। कमेंट जितना आप ज्यादा करोगे उतना कम समझ में आएगा, जितना कम कमेंट करोगे उतना ज्यादा समझ में। जो लोग कह रहे हैं सर हम नोट्स नहीं बना पाते साथ के साथ, तो बहन मेरी भैया मेरे, आपको साथ के साथ नोट्स नहीं बनाने हैं, आपको नोट्स बाद में बनाने हैं। पहले पूरा फोकस आपको क्लास को समझने में लगाना है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है जी। अगर आप इतनी भी सरल चीजें नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आप कैसे ही उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दे और आप वो काम को बखूबी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। फिर अगर आप इतनी सरल सरल चीजों को समझ पाने में भी आपको समस्या आ रही है, तो फिर सरकार कैसे आप पर भरोसा करके आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दे? आप लाखों लोगों से ऊपर होंगे, करोड़ों लोगों के ऊपर आप काम कर रहे होंगे, तो अपनी कैचिंग पावर को बढ़ाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत सरल तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसके बावजूद भी जब आप ऐसी बातें करते हैं तो ये शोभा नहीं देती हैं, वो भी एक अच्छे स्टूडेंट्स को। ठीक है, अब हम देखेंगे सिक्योरिटी प्रोग्राम कौन से होते हैं। सिक्योरिटी का काम क्या होता है जी? हमारे कंप्यूटर को हमारे कंप्यूटर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, कि मैं मौजूद नहीं हूं तो कोई भी आकर के मेरे कंप्यूटर पे काम ना कर ले आकर के, कुछ भी डिलीट ना कर दे डेटा वगैरह। ठीक है, तो इसलिए,
है ना। तो हम देखेंगे आजकल ज़्यादातर कंप्यूटर यूज़र हमेशा इंटरनेट से जुड़े रहते हैं, जिस कारण हम लोगों के कंप्यूटर में वायरस का अटैक होना, हम मेलवेयर अटैक होना, हैकिंग इत्यादि का खतरा बढ़ जाता है। आज के टाइम पर ज़्यादातर जितने भी कंप्यूटर हैं, फ़ोन है, ये सभी के सभी इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, है ना। ये सभी के सभी इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। अब क्योंकि ये इंटरनेट से जुड़े हैं तो हैकिंग की संभावना बढ़ जाती है, आपकी वायरस की संभावना आपकी बढ़ जाती है, तो बढ़ जाती है। ये सभी कंप्यूटर की सिक्योरिटी को भंग करने के लिए काम करते हैं। कंप्यूटर की सिक्योरिटी भंग होना भी एक बहुत बड़ी समस्या है, तो इसे बचाने के लिए सिक्योरिटी प्रोग्राम होते हैं, है ना। उदाहरण एंटीवायरस, फायरवॉल, ये हमारे किसके उदाहरण हैं? ये हमारे सिक्योरिटी प्रोग्राम के उदाहरण हैं। So nowadays most of the computer users are always connected to the internet, due to which the risk of virus attack, malware attack, hacking etc increases in our computer, and all these work to breach the security of the computer. Computer security breach is also a big problem. अब क्लीनर क्या है? क्लीनर इत्यादि हमारी कंप्यूटर को इन्हीं सारी बाहरी गतिविधियों से बचाए रखती है, जिससे कंप्यूटर की डेटा पूर्ण रूप से सुरक्षित होती है। ठीक है, तो क्लीनर इत्यादि हमारे कंप्यूटर को इन्हीं सारी बाहरी गतिविधियों से बचाए रखती है, जिससे कंप्यूटर की डेटा पूर्ण रूप से सुरक्षित रहती है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की विंडोज डिफेंडर तथा विंडोज फायरवॉल सिक्योरिटी प्रोग्राम के उदाहरण हैं। यानी कि हमारे कंप्यूटर के अंदर दो ऑप्शन होते हैं, एक विंडोज डिफेंडर, एक विंडोज फायरवॉल। इसका काम क्या होता है? इसका काम कंप्यूटर को सिक्योरिटी प्रोग्राम के रूप में काम करना ही इनका काम है। ठीक है, इसके बाद आपका नाम आता है डिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, या डिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम भी हम इसे कहते हैं। क्या है जी डिस्क मैनेजमेंट सिस्टम या डिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम? तो जैसे हमारे कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए हम हार्ड डिस्क का प्रयोग करते हैं, हम एसएसडी का प्रयोग करते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव का। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम हार्ड डिस्क या सॉलिड स्टेट ड्राइव का प्रयोग करते हैं, तो हमारा कंप्यूटर इन्हें कुछ डिस्क में बांट देता है, लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, लोकल डिस्क ई, इस प्रकार से। तो अब मान लो मेरी 500 जीबी की मेरी हार्ड डिस्क थी, मैं उसके 3 बड़ी बड़ी डिस्क बनाना चाहता हूं। 200 जीबी का डेटा मैंने दे दिया लोकल डिस्क सी को। आप देख पाएंगे यहां पर, जैसे ये लोकल डिस्क सी है हमारी, ठीक है, ये लोकल डिस्क सी है। तो मैंने यहाँ पर 200 जीबी इसे दे दिया, 150 जीबी इसे दे दिया, 150 जीबी इसे दे दिया, कि इसके अंदर तो विंडोज से संबंधित जितना भी डेटा होगा ये मैं अपना अलग से डेटा सेव करूंगा। तो ये हमारा यहाँ पर डिस्क, जो हमारा हार्ड डिस्क का साइज था, जितनी बड़ी हमारी हार्ड डिस्क या एसएसडी थी, उसके साइज को बांट देना अलग अलग डिस्क में, डिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम है। ठीक है, तो इसका उपयोग कंप्यूटर से जुड़े स्टोरेज जैसे कि कोई हार्ड डिस्क या एसएसडी या यूएसबी ड्राइव को प्रभावशाली तरीके से व्यवस्थित करने में किया जाता है। ये टूल्स यूजर को उन्हें उनके हार्ड डिस्क पर पार्टीशंस को क्रिएट करने, उन्हें फॉर्मेट करने, डिलीट करने और रिसाइज करने की अनुमति देते हैं। इसके साथ ही आप इन टूल की सहायता से डिस्क को बदल सकते हैं तथा डिस्क को डेटा को रिकवर भी कर सकते हैं। मतलब कि जो आपके हार्ड डिस्क के अंदर 500 जीबी का डेटा है, उसे आप कितने भागों में बांटना चाहते हो, उसे आप डिलीट करना चाहते हो, आप किसी का डेटा बढ़ाना चाहते हो किसी डिस्क का, तो वो हमारा डिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत आ जाता है। उदाहरण कौन कौन से हैं? तो डिस्क मैनेजर, डिस्क क्लीनअप, डिस्क डिफ्रेगमेंटर, डिवाइस ड्राइवर, मिनी टूल, पार्टीशन विजार्ड, ये सभी के सभी हमारे उदाहरण हैं किसके? डिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के। ठीक है, डिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम के ये उदाहरण हो जाते हैं। ठीक है जी, इसके बाद हम अगला देखेंगे डिवाइस ड्राइवर। क्या है जी? डिवाइस ड्राइवर होता क्या है, आप खुद से सोच करके देखिएगा कि जैसे मैंने अपने कंप्यूटर में मैं एक नया प्रिंटर खरीद के लाया, ठीक है, उस प्रिंटर का तार मैंने अपने कंप्यूटर में जोड़ दिया और मैंने अपने कंप्यूटर से कोई प्रिंट दिया, तो क्या वो प्रिंटर प्रिंट करेगा या नहीं करेगा? हाँ या ना में मुझे उत्तर देके बताओ। क्या कहा हमने कि यदि यदि कोई भी कंप्यूटर में
एक नया, बिल्कुल नया प्रिंटर पहली बार लगाया गया और कंप्यूटर से एक प्रिंट दिया गया, तो क्या वो प्रिंटर उस प्रिंट को निकालेगा या नहीं निकालेगा? हाँ या ना में जवाब दो, बताएंगे एक बार? बिल्कुल, सबसे पहले आंसर आया है शशंक पाल का, वेरी गुड भाई। और लोग बताएं मुझे, प्रिंट निकलेगा या नहीं निकलेगा? हाँ 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 कर रहे हैं काफी सारे दोस्त, बहुत बढ़िया। तो आप देखेंगे कि प्रिंट नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा भैया? क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर को कनेक्ट किया है, सॉफ्टवेयर से उसका रिलेशन नहीं बनाया। तो उस प्रिंटर के साथ में एक कैसेट आती है, उस प्रिंटर के साथ में एक कैसेट आती है आपकी, ये एक ड्राइवर टाइप का आता है, उसे आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड करना होता है, उसके बाद प्रिंट निकलता है। देखो, इसे हार्डवेयर ड्राइवर या कंप्यूटर ड्राइवर भी कहा जाता है, जो हार्डवेयर कंप्यूटर में बाद में लगाए जाते हैं, जो जो हार्डवेयर कंप्यूटर में बाद में लगाए जाते हैं। अर्थात कोई प्रिंटर हो गया, कोई लेजर हो गया, कोई म्यूजिक सिस्टम हो गया, कोई कैमरा, ब्लूटूथ डिवाइस हो गई, वाईफाई, यूटी, सीडी, डीवीडी आदि को कंप्यूटर से कनेक्ट करवाने के लिए जिन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को इंस्टॉल करते हैं, वे डिवाइस ड्राइवर होते हैं, उन्हें हम डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। अब बात समझ में आई? तो मुझे बस इतना बता दो आप कि क्या ये आप नहीं भी लिखोगे तब भी आपको डिवाइस ड्राइवर का अर्थ समझ में आएगा? आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, मत लिखना ये। और आपको लगता है कि मैं बाद में भूल सकता हूं तो लिख लेना, बस इतनी सी बात है। सरल है चीजें, बस शर्ते आप उन्हें कठिन ना बनाएं। तो हम जब भी नया प्रिंटर लेके आते हैं, डायरेक्ट प्रिंट नहीं निकल जाता, उसके साथ एक कैसेट आती है, एक ड्राइवर आता है, उसे इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद प्रिंट निकलेगा, सिंपल सी बात है। तो वो जो ड्राइवर है उसी को हम यहाँ पर डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। डिस्क क्लीनअप, हमारे डिस्क में अनचाही फाइल्स आ जाती हैं, उनको क्लीन करने के लिए डिस्क क्लीनअप टूल का प्रयोग करते हैं। ये सिस्टम आपके फोन में भी होता है ना? ये सिस्टम आपके फोन में भी होता है, डिस्क क्लीनअप टूल का, जिससे हम समय समय पर अपने फोन की कैश मेमोरी वगैरह को साफ करते रहते हैं। ठीक है, चलिए, इसके बाद आपका नाम आता है डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन। इसका नाम आता है जी, इसके बाद आपका अगला नाम आता है डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन। क्या है जी डिफ्रेगमेंटेशन? अगर हम अपनी मेमोरी को पार्ट्स में बांट देते हैं, उसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। यानी कि यदि आपकी जो मेमोरी थी 500 जीबी की, उसे आपने अलग अलग भागों में बांट दिया, उसे तो फ्रेगमेंटेशन कहा गया। इससे कई बार ऐसा होता है कि हमारी मेमोरी फुल भी नहीं होती, लेकिन जब हम उसमें डेटा ट्रांसफर करते हैं तो वह मेमोरी फुल बताता है, लेकिन जो स्पेस बचता है वह पार्ट्स में बटा हुआ होता है। तो डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन द्वारा हम उस स्पेस को एक जगह कर सकते हैं। ठीक है, उस स्पेस को एक जगह किया जाता है, जिससे कंप्यूटर की स्पीड बढ़ती है और लैपटॉप की बैटरी पावर भी आपकी क्या है? अच्छी होती है। ये होता है आपका डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन। ठीक है, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं आपसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की। किसकी? इसके बाद हम आपसे बात करते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की, कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन से, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर्स का एक विशिष्ट प्रोग्राम है, एक स्पेसिफाइक प्रोग्राम है, जिसका कार्य कंप्यूटर के को बुरे सॉफ्टवेयर जैसे कि मालवेयर सॉफ्टवेयर आदि नाम से जाना जाता है, से सुरक्षित रखना है। मालवेयर में वायरस, वॉर्म, ट्रोजन, स्पाईवेयर, अन्य हानिकारक चीजें शामिल होती हैं जो कंप्यूटर को डैमेज कर सकती हैं और इंफॉर्मेशन को चोरी कर सकती हैं, डेटा को नुकसान पहुंचा सकती हैं। उन सबसे बचाने के लिए एंटीवायरस का प्रयोग होता है। वायरस से बचाने के लिए ही तो एंटीवायरस का प्रयोग होगा, काम खत्म। ठीक है, अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि बताओ दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा
एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है और कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है और कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण आपका नहीं है। तो हमें नाम पता होने चाहिए कौन कौन से होते हैं, हमें नाम पता होने चाहिए कौन कौन से होते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो आप देखेंगे विंडोज डिफेंडर, पांडा एंटीवायरस, कैस्पर स्काई एंटीवायरस, एवीजी ट्यूनअप, स्पाई बोट, अवस्ट एंटीवायरस, एवीजी एंटीवायरस, अवीरा एंटीवायरस, बिट डिफेंडर एंटीवायरस, मालवेयर बाइट्स, ये सभी के सभी। और देखेंगे तो कैस्पर स्काई, एमसीएफई है ना, सीए, अवस्ट हो गया, अवीरा हो गया, क्विक हील हो गया, एवीजी हो गया, बिट डिफेंडर हो गया, एफ सिक्योर हो गया, ये सभी के सभी हमारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के नाम हैं, है ना। पंडा सिक्योरिटी हो गई, एमसीएफई हो गया, बुलगार्ड हो गया, वेबोट हो गया, कैस्पर स्काई, अवीरा, अवस्ट, क्विक हील, नॉटोन, ये सभी के सभी हमारे किसके उदाहरण हैं, ये सभी के सभी हमारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है, बताओ दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है या नहीं है, और आप बड़ी आसानी से इसे छांट पाएंगे। चलिए, तो एक बार मुझे कंफर्म कर दो यहां तक की बातें क्लियर हैं या नहीं, बताएंगे। वेरी गुड, ठीक है। हाँ बिल्कुल, क्विक हील भी होता है आपका, ठीक है जी। चलिए, डिफ्रेगमेंटेशन नहीं समझ में आया, देखो भाई डिफ्रेगमेंटेशन का मतलब ये है कि मान लो मैंने अपने कंप्यूटर की एक टीबी की हार्ड डिस्क को अलग अलग भागों में बांटा हुआ है। सेगमेंटेशन क्या था, मान लो मेरी एक टीबी की हार्ड डिस्क है, अब उस एक टीबी की हार्ड डिस्क को मैंने अलग अलग भागों में बांट दिया। मान लो 200 GB, 300 GB, 500 GB मैंने लोकल डिस्क सी को दे दी, लोकल डिस्क डी को दे दी कुछ जीबी और कुछ जीबी, और ऐसे मैंने कई पार्ट बना दिए। लेकिन मैंने देखा कि एक डिस्क फुल बता रहा है जबकि उसमें जगह है तो या मैं उन दो को एक करना चाहता हूं तो उसे डिफ्रेगमेंटेशन कह देंगे, बस इतनी सी बात है, ठीक है। इस तरह से आप समझ। इसके बाद हमारा अगला नाम आता है फायरवॉल का, किसका, इसके बाद हमारा अगला नाम आता है फायरवॉल का। तो एक निजी नेटवर्क के अनधिकृत उपयोग को रोकने या बनाने के लिए डिजाइन किया गया सिस्टम फायरवॉल होता है। कौन सा होता है आपका, तो द सिस्टम डिजाइंड टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू और फॉर्म अ प्राइवेट नेटवर्क, एक निजी नेटवर्क के अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए डिजाइन किया गया सिस्टम, डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर क्या है आपका, ये हमारा यहाँ पर फायरवॉल है। फायरवॉल नियमों के एक सेट के आधार पर नेटवर्क ट्रांसमिशन को अनुमति देने या अस्वीकार करने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिवाइस दोनों को संयोजन है। कैसे, अभी आपको पूरा इमेज से समझाऊंगा। कंप्यूटिंग में फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है, इंपॉर्टेंट तौर पर याद रखेंगे कि कंप्यूटिंग में फायरवॉल क्या है, तो ये एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करता है, नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करता है, ठीक है। चलिए, यह एक सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर होता है जो फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है जो हमारे नेटवर्क तथा कंप्यूटर को हैकर, वायरस, मालवेयर आदि से बचाकर रखता है। फायरवॉल को किसी प्राइवेट नेटवर्क तथा इंटरनेट के बीच स्थापित किया जाता है। अगर आपसे पूछे फायरवॉल को कहाँ स्थापित किया जाता है, तो किसी प्राइवेट नेटवर्क और इंटरनेट के बीच स्थापित किया जाता है, और इन दोनों के बीच डेटा का जितना भी आदान प्रदान होता है वह फायरवॉल से होकर ही गुजरता है। जैसे कि उदाहरण आप यहां से देख सकते हो, ये इंटरनेट है, ये किसी कंपनी का प्राइवेट नेटवर्क है, समझना।
ये इंटरनेट है, ये किसी कंपनी का प्राइवेट नेटवर्क है। अब जो बैड ट्रैफिक होगा, जो हैकर्स होंगे, जो वायरस होगा, वो इस फायर वॉल से टकरा करके रुक जाएगा और अच्छा नेटवर्क ही यहां पर जाएगा। ये जो हैकिंग वगैरह का सिस्टम है, फायरवॉल बैड ट्रैफिक को ब्लॉक कर देगा, रोक देगा वहीं पर। ये है, ठीक है। फायरवॉल एक दीवार की तरह कार्य करता है जो कि हानिकारक डेटा से नेटवर्क को सुरक्षा पहुंचाता है। क्या है जी फायरवॉल? तो फायरवॉल दीवार की तरह कार्य करता है जो हानिकारक डेटा से नेटवर्क को सुरक्षा पहुंचाता है। जैसे कि ये इंटरनेट है, अब ये लाल कलर का तो बैड नेटवर्क है और ग्रीन कलर का अच्छा है। तो ये जो फायरवॉल है आपकी, ये क्या काम करेगी? ये रेड वाले को रोक लेगी और सिर्फ ग्रीन जो अच्छा डेटा है उसी को आगे भेजेगा। ये है आपका फायरवॉल कि बुरे नेटवर्क को रोककर अच्छे नेटवर्क को आगे भेजना। क्या है आपका फायरवॉल का? ठीक है, बुरे नेटवर्क को रोककर अच्छे नेटवर्क को आगे बढ़ाना फायरवॉल है। फायरवॉल का मुख्य कार्य साइबर अटैक को रोकना, संवेदनशील डेटा की सुरक्षा करना तथा नेटवर्क और कंप्यूटर की गोपनीयता बनाए रखना होता है ना। नेटवर्क और कंप्यूटर की गोपनीयता बनाए रखना होता है। ठीक है, चलो, तो ये था आपका आज का टॉपिक, ये थी आपकी आज की क्लास। अभी हम एक बार इस पूरे टॉपिक को, पूरी क्लास को रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज करने से पहले जिन्हें जो भी चीज समझ में नहीं आई है वो दोबारा मैं समझाने वाला हूं, तो प्यार से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जिसे जो भी चीज नहीं समझ में आई हो वो उसे दोबारा देख लेना। ठीक है, लेकिन पहले मुझे बता दो कि अभी तक मैंने जितनी चीजें बताई क्या वो आपको समझ में आई? हाँ, आज के लिए इतना ही काफी है। बस मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको, क्योंकि आज काफी सारे छोटी मोटी चीजें ऐसी हैं जो कुछ बच्चों को समझ में थोड़ी कम आई हैं, तो ज्यादा भी आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। पहले कंफर्म कर दो यहाँ तक की बातें समझ में आई या नहीं आई। बिल्कुल, बता देंगे जल्दी से, है ना। बहुत बढ़िया, बताएं एक बार जल्दी से भाई, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड भैया, डाउट है तो बताओ, है ना। सर एक डाउट है भाई, डाउट है तो पहले मैं तुम्हारा डाउट है वाला मैसेज पढूं, फिर क्या डाउट है उसे ढूंढूं, उसे कैसे की बातें करते हो भैया। डाउट है टेलीग्राम डाउट ग्रुप में पूछो। उस ग्रुप का नाम ही इसलिए डाउट ग्रुप है कि अपने सारे डाउट आप वहां पर पूछ सको, लेकिन डाउट के सिर पैर होने चाहिए। बिना सिर पैर का डाउट होगा तो उसका आंसर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ समझ में आया कुछ नहीं, अगर थोड़ा भी आ गया है तो यकीन मानो क्वेश्चन आएगा आप उसे कर जाओगे, इतना ही हमें समझना होता है। ठीक है, चलो, अब मैं सभी चीजें दोबारा बता देता हूं। अब मैं सभी चीजें आपको एक बार दोबारा से बता देता हूं, देखेंगे। कुल मिलाकर के अगर मैं ओवरऑल आपको बात बताना चाहूं तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारी कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं, जो हमारे कंप्यूटर की देखभाल करते हैं, उसकी स्पीड को बढ़ाने का काम करते हैं। बस इतनी सी बात है। ये हमारे कंप्यूटर की सर्विस करते हैं एक तरह से, इसलिए हम इन्हें सर्विस प्रोग्राम भी कह देते हैं। कोई भी दिक्कत इस बात में नहीं होगी। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर को एनालाइजेशन करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन करते हैं और मेंटेनेंस करने का काम करते हैं। ये सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर अधिकतर, ज्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आपके आते हैं। कुछ को हम बाद में भी इंस्टॉल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर वायरस से बचाते हैं, हमें पासवर्ड की सुविधा मुहैया कराते हैं और ये कंप्यूटर की मेमोरी को मैनेज भी करने का काम करते हैं। अब यहां पे आ जाता है कि प्रकार कौन कौन से हैं। तो आपको इनकी हेडिंग है, ये पूरी थ्योरी ना याद रख के एटलीस्ट इनकी ये हेडिंग याद रख लेना। फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम, आपके कंप्यूटर के अंदर जितनी भी फाइलें हैं उन्हें मैनेज करने का प्रोग्राम वो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम, जिसके अंदर आपके फाइल फोल्डर को मैनेज करके रखा जाता है। बस इतनी सी बात है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है आपका विंडोज एक्सप्लोरर।
ठीक है, जिसमें हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, वो सभी चीजें। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला नाम आता है फाइल कंप्रेशन। कंप्रेशन यानी कि बड़ी बड़ी फाइलों को छोटा करके सिकोड़ करके रखना, जिससे कि मेमोरी बच सके और कंप्यूटर तेजी से काम कर सके। काम खत्म, इतनी इतनी बातें याद रखनी है। ऑडियो वीडियो कुछ भी हो, सब छोटा हो जाता है आपका। ये इसके कुछ उदाहरण हैं। इसके बाद बैकअप एंड रिकवरी टूल क्या है जी? क्या आपके डेटा का बैकअप लेकर रखना और जरूरत पड़ने पर उसे वापस रिकवर करने के लिए। ठीक है, चले इसके बाद हम देखेंगे क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, पूछा एक बहन ने। जैसे आप गूगल पर आईडी बनाते हैं, है ना, आप गूगल पर आईडी बनाते हैं, तो उस आईडी को हम क्या करते हैं, आपका ऑनलाइन हम अपनी फोटो वगैरह को सेव करके रख लेते हैं। आपका फोन चोरी हो जाए, आपका फोन टूट जाए, लेकिन जो आपने अपनी जीमेल आईडी पर डेटा स्टोर करा है वो आपको आपके मेल आईडी पासवर्ड के साथ मिल जाएगा। तो वो है हमारा यहाँ पर क्लाउड स्टोरेज, इंटरनेट पर अपना डेटा स्टोर करके रखने के लिए। सिक्योरिटी प्रोग्राम, ये हमारे कंप्यूटर की सिक्योरिटी सुरक्षा करते हैं, जिससे कि वायरस ना आ सके और आपके हैकर वगैरह के हमले हमारे ऊपर ना हो सके। इसका उदाहरण है एंटीवायरस और फायरवॉल। ठीक है, इसके बाद क्लीनर हमारे कंप्यूटर को क्या है, बाहरी गतिविधियों से बचाए रखती है। डिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये हमारे कंप्यूटर से जो बाहर से जुड़ते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गई, एसएसडी हो गई, यूएसबी ड्राइव हो गई, उसके डेटा को आपका मैनेज करने के लिए होता है। इसके बाद है हमारा डिवाइस ड्राइवर। जब भी हम किसी नए हार्डवेयर को कंप्यूटर से अलग से जोड़ते हैं तो उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करना पड़ता है, वो भी है हमारा क्या, डिवाइस ड्राइवर। इसके बाद डिस्क क्लीनअप टूल, हमारे कंप्यूटर में अनचाही फाइल्स को हटाने के लिए। डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि आपने एक टीबी की डेटा को अलग अलग भागों में तोड़ दिया, उसे वापस करने के लिए, है ना, उसे वापस वैसे ही लाने के लिए। बिल्कुल। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या है जी? तो वायरस से अपने कंप्यूटर को बचाने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है, और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के नाम आपको याद रखने हैं। सर एंटीवायरस के सभी एग्जाम्पल याद करने हैं? कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। याद नहीं भी करोगे, 2 से 4 से 5 बार यदि पढ़ मात्र लोगे तो भी ये आपको याद हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए, है ना। क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का हम प्रयोग करते हैं, और ऑप्शन इतने ऐसे आते हैं कि अगर आपने एक बार भी इनके किसी भी नाम को पढ़ा होगा तो आप आराम से एलिमिनेट कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे फायरवॉल क्या होता है। तो मैं आपको यहाँ पर अच्छी तरह से समझा ही चुका हूँ कि फायरवॉल एक दीवार की तरह कार्य करता है, जो हानिकारक डेटा से नेटवर्क को सुरक्षित करता है। तो प्लीज एक बार मुझे अब बता देंगे कि जो चीजें तब थोड़ी कम समझ में आई थी वो अब पूरी तरह से समझ में आ गई या नहीं आ गई। टीसीएस की फुल फॉर्म होती है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। लेकिन आपने एकमात्र इस सवाल के लिए अपनी पूरी क्लास की रेड मार ली, ऐसा आगे कभी मत करना, आपको मम्मी कसम है। ठीक है भाई मेरे, टीसीएस की फुल फॉर्म तुम चाहते गूगल पे जाके 1 सेकंड में देख सकते थे, लेकिन तुमने यहाँ पर ये जानना ज़्यादा जरूरी समझा कि तुम्हारा कमेंट जा रहा है या नहीं जा रहा, और इसके लिए तुमने अपना पूरा 1 घंटा बर्बाद कर लिया, शुरू से एंड तक कॉपी पेस्ट कर रहे हो टीसीएस की फुल फॉर्म क्या है। प्रभु ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो उससे कई ज़्यादा जरूरी है, और मैं टीसीएस की फुल फॉर्म उस कल भी बता चुका था, लेकिन नहीं, मुझे तो बस ये बता दो मेरा कमेंट जा रहा है कि नहीं जा रहा। मैंने फीस इसलिए दी है कि मेरा कमेंट जा रहा है कि नहीं जा रहा, सिलेक्शन से मुझे कोई मतलब नहीं है, ऐसा मत किया करो। ठीक है, आज हमारे काफी सारे दोस्तों का जन्मदिन है, धीरज हैं, एक और निकिता जी भी हैं। आप सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, भगवान आपके सभी सपने जरूर पूरा करे, जायज सपने आपके सभी पूरे हों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए शानदार चैप्टर के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।